नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के लहरोदनवार में। घोसी के उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी सरगर्मियां हैं, जो पारा है अब वो धीरे धीरे चढ़ता नजर आ रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ है योगी सेवक अजय कुमार सिंह जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये इस उपचुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हम लोगों के पास आए हुए हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। घोसी उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ रही है। अजय कुमार सिंह जी कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अब से महज जो है 1.5 वर्ष पूर्व अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और दल बदलुओं की वजह से ये जनता के ऊपर थोपा गया चुनाव है और इस तरीके की राजनीति बहुत गलत संदेश देती है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए ये सीट खाली की गई है। अपने स्वार्थ के लिए जो यहाँ के पूर्व प्रत्याशी थे, जो दारा सिंह चौहान जी भाजपा में थे, भाजपा से निकलकर विधानसभा चुनाव के दौरान वो सपा में गए, सपा से सिंबल लिए चुनाव लड़े, जनता ने उनको चुनाव जिताया, समाजवादी पार्टी के विधायक बने, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई तो फिर वो पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया चुनाव है और ये दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव है। लेकिन इस तरीके के जनप्रतिनिधि हों तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके के न ही हों जनप्रतिनिधि तो ठीक है। कयास तो यही लगाया जा रहा है कि जो छोड़ के सपा में गए थे वो बीजेपी में गए हैं और फिर वही चुनाव लड़ने आ रहे हैं। ये कितना अच्छा संदेश देगा, चाहे कितना हित में होगा जनता के? देखिए, हम लोग संगठन के हैं, हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर चलते आए हैं। 17 साल लगभग हो गया हम लोग को संगठन में काम करते हुए। राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद हम लोगों का मुद्दा है, उसी मुद्दे पर हम लोग लेकर समाज हित में काम करते हैं। धार्मिक आयोजन करना, हिंदुत्व समाज को मजबूत करना, राष्ट्र कैसे मजबूत हो इसके लिए काम करना हम लोगों का काम होता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी को, भारत में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को ऐसे दल बदलू नेताओं से सीधे सीधे उनको बचना चाहिए कि जिनका जनता के हित से कोई मतलब नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ जिनका मतलब है, ऐसे जनप्रतिनिधियों को मैदान में न उतारें। हर पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसे जनप्रतिनिधि, जहां आज हम भारत हमारा विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है, कोरोना काल का मार झेलने के बावजूद भी हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है। आज देखिए, तमाम विश्व में तमाम देश जो है कितना पीछे गए हैं, हमारा देश भारत बहुत आगे गया है, एक कुशल नेतृत्व की वजह से गया है। और उस कुशल नेतृत्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम इस तरीके के जनप्रतिनिधि करते हैं, ऐसे स्वार्थी लोग करते हैं। तो किसी भी पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि कृपया इस तरीके के प्रत्याशी को मैदान में न उतारें, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। महज अभी बहुत लंबा समय नहीं गया, 1.5 साल पहले, यानी कि आज से लगभग हम लोग 22 महीने पहले देख लें तो 22 महीने पहले दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर कितने आरोप लगाए थे। क्या दारा सिंह चौहान के आने से बहुत बड़ा उलटफेर होगा क्या पूर्वांचल की राजनीति में या 24 की राजनीति में? कुछ नहीं होगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2014 में दारा सिंह चौहान तो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो उस समय तो देश में हमारी सरकार बनी थी, कार्यकर्ताओं के दम पर बनी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, राष्ट्रवादी संगठन थे, जो हिंदू हित और राष्ट्र हित की बात करते थे, उन सभी लोग एकजुट हुए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। तब क्या दारा सिंह चौहान इनके साथ थे? नहीं थे। एक व्यक्ति के आने जाने से कहीं समीकरण बदल जाएगा, ये मैं नहीं मानता। और आज के परिवेश में ऐसा बहुत कम लोग हैं। सब लोग नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी नहीं हो सकते हैं कि एक व्यक्ति से पूरा देश और प्रदेश चले, ये सभी के अंदर वो क्षमता नहीं है। तो इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि पार्टी सिंबल दे देती है, सिंबल पर माहौल तैयार हो जाता है, तो माहौल तैयार होने पर चुनाव जीत जाते हैं। अगर बहुत जनाधार है तो ऐसे व्यक्ति निर्दल चुनाव लड़के देख लें, निर्दल चुनाव लड़के देख लें, औकात सबको सामने आ जाएगी। ये सब गलत चीज़ें हैं। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार बीजेपी पे हमला बोलते रहे, गाली देते रहे और वो फिर बीजेपी में आ जाना, ये जिस तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है कुछ समय से देखा जा रहा है, ये आने वाले समय में कितना सही है और कितना गलत है, इसको कैसे देखते हैं आप? लगातार देखा गया आप सक्रिय रहते हैं। देखिए, भारतीय राजनीति के लिए बहुत एक कलंक वाली चीज़ें हैं कि चंद लोग
आज जो है साफ़ सुथरी राजनीति चल रही है। एक तरफ साफ़ सुथरी राजनीति चलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक साफ़ सुथरी राजनीति का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ जातिवाद न हो, जहाँ एकजुटता हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से जातिवादी और क्षेत्र की बात करने वाले, जातिवाद की बात करने वाले, और ओम प्रकाश राजभर ने तो हमारे सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी। सनातन धर्म के सन्यासी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो गोरस पीठाधीश्वर हैं, गोरस पीठाधीश्वर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर टिप्पणी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की। मेरे समझ से ये बहुत मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है कि इस तरीके की राजनीति करने वाले लोगों को फिर वही पार्टी जिनको गाली दी जाती है, वही पार्टी के लोग उनको पुनः अपने पार्टी में वापस कर लेते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं और ऐसे चीज़ों से मैं बार बार कर रहा हूँ कि इन सब ऐसे लोगों से बचना चाहिए। भाई अगर राजभर का वोट चाहिए तो हमारी पार्टी में भी तो राजभर हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनिल राजभर हैं, और यहाँ राज्यसभा सांसद चुने गए बलिया में वो हैं, विजय राजभर हैं, और भी तमाम राजभर घूम रहे हैं नेता, उनके माध्यम से हम वोटों को कलेक्ट कर लें। तो ऐसे लोगों को, चंद लोगों के आ जाने से समीकरण बदलेगा या उनसे हमको बहुत कुछ फ़ायदा होगा, ये सिर्फ एक हवा है। और ये तो मौका था, लोकसभा चुनाव मौका था। देखिए देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई बट लेकिन नहीं है, और कोई माइकालाल पैदा नहीं है कि जो सरकार बनने से रोक दे। ये अच्छा मौका था। बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पर ये गए, दौड़कर बार बार गए ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने इनसे गठबंधन नहीं किया, समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर आए थे, कांग्रेस ने इनको लिफ्ट नहीं दिया, किसी पार्टी ने लिफ्ट नहीं दिया, तो इनको छोड़ देना चाहिए था। ओम प्रकाश राजभर को भी उनकी औकात पता चल जाती, निर्दलीय लड़ते हो लोकसभा चुनाव, समझ में आ जाती है औकात कि कितने पानी में है। तो ये सारी चीज़ें देश के लिए, आगामी राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है, समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत खतरनाक है। इस तरीके से जो पैराशूट वाले आ रहे हैं, गठबंधन हो रहा है बिना कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिए हुए, और इन सब चीज़ों से आगे। तो आप मानते हैं कि ऐसा बीजेपी में भी हो रहा है कि जो समर्पित कार्यकर्ता उनको भी अनदेखी किया जा रहा है? भाई अगर इस तरीके से होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये संदेश तो जाएगा ही, भले न करें लेकिन संदेश तो ये गया ही कहीं ना कहीं। भाई हम कार्यकर्ताओं को विश्वास में न लेकर, यहाँ पर क्या विजय राजभर कम मेहनत कर रहे थे, अनिल राजभर हमारे प्रभारी मंत्री हैं कम मेहनत कर रहे थे, हम उनके मेहनत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं ना ऐसे गठबंधन करके कि हमारे पार्टी के लोग कमज़ोर हैं, तभी तो हमें दूसरे पार्टियों के लोगों से आवश्यकता पड़ रही है। 2014 में इन लोगों से गठबंधन हुआ था, किसी से गठबंधन नहीं हुआ था, तब भी हमारी सरकार बनी। बात करेंगे हम उपचुनाव को देखते हुए, बात करेंगे क्या गजारा चौहान को बीजेपी भेजती है, अजय सिंह का क्या स्टैंड होगा? देखिए गलत लोगों का विरोध होना चाहिए, बहुत मूकदर्शक बनकर रहना ठीक अच्छी बात नहीं होती है। गलत होता है तो गलत का विरोध। हमारे गुरु हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। आपको जानकारी दे दूं कि 2012 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव का, तो बहुजन समाज पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा NHRM घोटाले में जो है लिप्त थे, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही थी। और जब भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन कर रही थी तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौते नेता थे कि जिन्होंने उस गठबंधन का विरोध किया और बाबू सिंह कुशवाहा को अपने पार्टी में नहीं आने दिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरीके के गलत लोगों को स्वीकार न करें। हाईवे की बात की है आपके, बहुत सारे हाईवे बन गए उत्तर प्रदेश में, मगर जो लिंक रोड है ना अभी भी बहुत टूटे नजर आते हैं। अजय जी आप तो लगातार सक्रिय रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो गांव गिराव के रोड है उनकी स्थिति बड़ी खराब है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? जैसे हम जहाँ पे बैठे हैं कसारा से कोपा जाने वाला रोड ही पिछले 1 दशक से बुरे स्थिति में है। देखिए जनपद में जिस क्षेत्रों में भी हम लोगों को जाना होता है, जनप्रतिनिधियों की बात हम नहीं कर सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास लेटर है, मुख्यमंत्री कार्यालय में लेटर है, और जब भी मौका मिलता है, ये नहीं है कि मतलब हम घोसी विधानसभा के हैं तो घोसी विधानसभा के ही बारे में उठाएं। रतनपुरा भी 5 दिन पहले DM साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो रतनपुरा से भी पूरा वाला रोड जो ख़राब था, मुंह पर ही पूरा जो है वो गड्ढा बना हुआ, उसके लिए भी मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं ठीक है ईंटा उटा गिरवा देता हूँ। देखिए जब बड़े काम होते हैं तो बड़े कामों के चक्कर में छोटे काम थोड़े से शिथिल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। सरकार ने फोकस किया जो मेन सड़कें थी उन सड़कों को बनाना। हमारा जो मेन सड़कों को बनाने का प्रक्रिया था वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब हमारी सरकार उतर चुकी है गांव गिराव के जितने भी लिंक रोड हैं उनको बनाने में। मैं आपसे कह रहा हूं कि चूँकि मुख्यमंत्री जी से उस दिन बात हुई, मार्क उन्होंने किया
और लगभग अक्टूबर से हम विश्वास दिलाते हैं कि अक्टूबर से ये सड़क बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सितंबर है, अगस्त चल रहा, सितंबर महीने में प्रक्रिया चलेगी, अक्टूबर महीने से हमारा टेंडर उंडर होकर ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। इस तरीके के जनपद में जहाँ भी सड़कें हैं, जितने हम लोगों के संज्ञान में है, जैसे धवरिया 7 वाला, बरलाई से धवरिया 7 वाला रोड है, उसके बारे में भी लिखित हम लोग महाराज जी को दे चुके हैं, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। जनपद के किसी कोने में लिंक रोड, चूँकि हर जनपद में ख़राब हैं, उन्हीं रोडों से 4 लेन का भी निर्माण हुआ है, तो उनके डंफरों से चलने से या फिर वहाँ निर्माण कार्य चलने की वजह से गाड़ियों का जो आवागमन हुआ उसकी वजह से भी टूटी हैं सड़कें। और अब चूँकि हम उतर चुके हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार उतर चुकी है कि अब जितने लिंक रोड हैं उन सबको बनाने का महज 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ मऊ जनपद में भी एक भी ऐसी कोई सड़क नहीं बचेगी जो चकाचक न हो और एकदम शानदार सड़क न हो, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। चुनाव लड़ने को लेकर क्या ख्याल है? कभी सोचते नहीं हैं आप? लगातार सक्रिय तो रहते हैं, योगी सेवक कहे जाते हैं, तो कभी चुनाव लड़ने के बारे में विधानसभा या सोचते नहीं हैं आप? देखिए, हम लोग हिंदुत्व और विकास के रास्ते पर चलते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, और उनको अपना गुरु मानकर हम लोग काम करते हैं। जिस दिन गुरु का आदेश होगा उस दिन चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, लेकिन वो सारा जो है गुरु के और भगवान के हाथों में है। जब उन लोगों की इच्छा होगी हम लोग उतरेंगे मैदान में, चुनाव लड़ेंगे भी, और उस समय हम लोग दिखाएंगे भी कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। ये खैर काल के गर्भ में है, वो हम लोगों के मालिक हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उनको चूँकि गुरु हैं तो गुरु का आदेश हमेशा पालन होगा, तो सदैव उनके आदेश का हम लोग पालन करने का प्रयास करते हैं। जिस दिन उनका आदेश होगा कि अजय सिंह तुमको घोसी लड़ना है या ये काम करना है, ये चीज़ें करना है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन हम लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे उसके बाद लोग देखेंगे कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। ये होने के बाद आपको रिजल्ट, और आपसे उसके बाद कम से कम 6 महीने के बाद मैं निवेदन करूंगा, जब कभी भविष्य में अगर जनप्रतिनिधि में बन गया तो 6 महीने के बाद मैं आपसे एक बार ज़रूर मुलाकात करूंगा, और मैं चाहूँगा कि एक बार आप उस समय भी मेरे काम का आकलन करके मेरा इंटरव्यू ज़रूर लें। तो ये आप सुन रहे थे योगी सेवक अजय कुमार सिंह जी को, और इनका कहना है कि जो भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ने, उपचुनाव लड़ने आ रहे हैं, घोसी का दुर्भाग्य ही रहा है कि बार बार उपचुनाव हो रहा है। पार्टियों को, सभी पार्टियों को अब सोचने का समय आ गया है कि कहीं न कहीं इस उपचुनाव के चक्कर में जनता परेशान हो रही है और क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। इन्होंने चुनाव लड़ने के बात पर भी जवाब देते हुए कहा है कि भविष्य में कभी आदेश मिला तो चुनाव लड़ा जाएगा और क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।